ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको लगभग सब चीज़ें समझाई है कि आईबीएस क्या है, होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या है, बीमारी की मेन रूट ऑफ कोज क्या है और उसमें प्रॉब्लम कैसे कैसे क्रिएट होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है या उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये है या नहीं है। और काफ़ी लोग जब मुझे कॉल करते हैं तो सेम चीज़ बारी बारी से रिपीट करते हैं। लाइक भी जो भी मुझे कॉल करेगा वो यही पूछेगा कि सर मुझे आईबीएस है या नहीं है। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आईबीएस को डायग्नोसिस कैसे किया जाए कि हमें आईबीएस है या नहीं है। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इसकी गहराई हमें समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिनको ये चीज़ कंफर्म है कि हमें आईबीएस है वो तो ऑलरेडी से फ़ाइट कर रहे हैं और शायद उन्हें इस चीज़ का मालूम होगा कि इस चीज़ से फ़ाइट कैसे किया जाता है। लेकिन जिन लोगों को ऑलमोस्ट अभी तक ये कन्फ्यूजन है या ये डाउट है कि हम आईबीएस को कैसे डायग्नोसिस करें कि हमें है या नहीं, तो डीपली कुछ बेसिक चीज़ें हम समझने वाले हैं। और जो हम इसमें जानकारी देंगे वो सिर्फ बेसिक आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अब आईबीएस को अगर एक टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक ऐसी कोई तकनीकी साइंस में इजाद नहीं हो पाई है कि वो क्लियरली ये बता पाए कि आपको आईबीएस है। मतलब आप जितने भी जांचें कराएंगे, लाइक भी कोलोनोस्कोपी कराएंगे, एंडोस्कोपी करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे, लगभग जितने भी पेट से रिलेटेड हमारी जो जांचें होती है, लाइक ब्लड सैंपल का आपने कोई टेस्ट करवाया हो, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाई लेते रहिए, इससे ऑलमोस्ट आपको रिलीफ मिलता रहेगा। तो मतलब आपकी जांचें सब कुछ नॉर्मल आ रही है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये क्रिएट हो जाती है वहाँ पे कि आपको कोई बीमारी नहीं है पेट में। और जब तक किसी टेस्ट में कोई भी सिम्टम्स या कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, डॉक्टर वहाँ पे एटलीस्ट आपको कोई वहाँ उस टॉपिक से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई भी दवाई मतलब सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो बेसिकली आपको गैस का कैप्सूल दे देंगे या कोई एंटीबायोटिक दे देंगे या आपकी आंतों के मूवमेंट के लिए लाइक भी कुछ जैसे जैप्ट्रा वगैरह माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में वो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्ली दी जाती है। मतलब काफ़ी सारी मेडिसिन होती है जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्ली इसमें दी जाती है। अब अगर जांच में कोई चीज़ है नहीं और जांच से सब कुछ नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये चीज़ कॉमन कर लीजिए कि वो आईबीएस है। पहली चीज़ कि वो आईबीएस के एक अंडर में माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईबीएस का अभी तक कोई भी प्रॉपर कोई टेस्ट नहीं आया है कि जिससे ये चीज़ क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको आईबीएस है या नहीं है। तो मतलब कुछ भी बीमारी नहीं आना पेट में एज ए टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आईबीएस ही माना जाता है। ये चीज़ क्लियरली आप सबसे पहले दिमाग में नोट कर लीजिए कि अगर आपकी सब कुछ जांच नॉर्मल है तो वो आईबीएस है। चलिए दूसरी चीज़ पे आते हैं। अब कुछ जैसे सिम्टम्स, जैसे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे किसी भाई का प्रॉब्लम होता है कि उसको गैस बहुत हाइपर तरीके से बनता है, बहुत हाई प्रेशर से बनता है, या उसको हमारा जो सेंटर पॉइंट जो नाभि होता है उससे ऊपर की ओर गैस बनता है। मतलब यहाँ पे ऐठन होता है, टाइटनेस रहता है, मतलब घबराहट टाइप का रहता है, ज़बरदस्त तरीके से आपको इरिटेशन होता है, घबराहट होती है, या नाभि से ऊपर आपको पंपिंग महसूस होता है, लाइक भी ऐसे धड़कन महसूस होती है बहुत तेज़ तरीके से। नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सबके होता है क्योंकि हमारा जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है वो यहीं से हमारे यहाँ से घूमता हुआ जाता है। लेकिन पंपिंग अगर तेज़ है, यहाँ पे टाइटनेस रहता है, जी घबराता है, गैस वगैरह ज़्यादा आता है, डकारें ज़्यादा आती है, तो पहली चीज़ कॉमन सी होती है कि ये एक सिम्टम्स है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, एक नेचुरल सी चीज़ है कि गैस बन जाता है। कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं कि भाई पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, हमें पता नहीं
हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नेचुरली है, गैस सबको बनता है। लेकिन मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ कि IBS में क्या क्या चीज़ें होती है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो आपके नाभि के लगभग चारों ओर राउंड शेप में पेन होता है बारी बारी से, या जिसको बोलते हैं बारी बारी से एक पेन वाला ट्रिगर आता है। तो वो भी एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे नाभि के चारों ओर के राउंड के एरिया में टाइटनेस हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो वेट इसमें आपका बहुत जल्दी जल्दी नीचे की ओर गिरने लगता है। जैसे किसी का वेट अगर 80 है तो अराउंड उसका 6 महीने में या साल भर में अराउंड करीब करीब 5, 7, 10 kg अराउंड वेट नीचे आने लगता है। ये भी एक IBS का सिम्टम्स माना जाता है। इसके अलावा अगर और चीज़ बात करी जाए तो मोशन, मतलब आप बार बार दस जाते हैं। जैसे किसी को डायरिया रहता है तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, ऑलमोस्ट करीब करीब 10 बार वो मोशन मतलब भी फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग में जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन तगड़े वाला रहता है तो वो 2 दिन 3 दिन से मोशन जाता है। किसी को डायरिया रहता है तो मतलब जितनी बार वो मोशन जाएंगे तो बिल्कुल पतले वाला पानी की तरह उसका टॉयलेट होगा। इसके अलावा किसी को चिकना पदार्थ आता है जिसको म्यूकस बोलते हैं या अनडाइजेशन फूड बोलते हैं। मतलब आप जैसे कुछ चीज़ें खाते हैं, लाइक आप मूली खाते हैं या खीरा खाते हैं या कुछ पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो वैसा ही आपके नीचे से मोशन में निकल जाता है, तो वो अनडाइजेशन फूड होता है। लाइक उसको UDF बोलते हैं। म्यूकस में चिकना पदार्थ होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब चीज़ें लगभग एक IBS के अंडर आती है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो हाइपर एसिडिटी रहता है, मतलब गैस वगैरह बहुत ज़बरदस्त रहता है। उससे साथ आपको खट्टी डकारी आती है, जी घबराता है, लाइक माइंड रिलैक्स नहीं रहता, माइंड इधर उधर भागता है, डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है। किसी चीज़ के बारे में लगातार बार बार ओवर थिंकिंग तरीके से सोचते रहना। रात को नींद नहीं आती, और रात को नींद गलती से आ भी गई 1-2 बजे के आसपास अगर आ भी जाती है तो सुबह फिर लेट तक नींद नहीं खुलता। ये बेसिक से लगभग काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो IBS के सिम्टम्स माने जाते हैं। और ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मुझे प्रॉब्लम हुआ करती थी, मेरा मोशन लगभग 10-10, 12-12, 15-15 दिन से मैं मोशन जाया करता था। और मेरे यहाँ पे लगभग लेफ्ट पार्ट में, मतलब इस वाले पोर्शन में यहाँ पे दर्द हुआ करता था। जैसे कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर आपको इतना कैसे मालूम है भाई? मैं आपको सब प्रॉब्लम है ही नहीं तो आपको इतना कुछ कैसे पता है? अगर इसको वेरीफाई करने की बात आए तो मेरे पास औसतन रोज़ के कम से कम 40 कॉल, अराउंड 50 कॉल रोज़ के हो रहे हैं इस टाइम में 2023 के दिसंबर मंथ में। और मुझे मालूम है ये वाली संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। उसकी वजह ये है कि नेचुरल तरीके से इसको क्योर किया जा सकता है, अदर वे में इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और कॉलिंग बढ़ने की प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हम ट्रीटमेंट इसमें गाइड करते हैं, जो रेस्पॉन्स मिलता है वो यकीनन काम करता है। अब जो लेता है उसको रेस्पॉन्स मिलता है, तो मुझे मालूम है सब चीज़ें किस किस तरीके से हो रही ट्रिगर। और अब अगर इसके सोल्यूशन में बात करी जाए, जो हमने आपको बताया, ये सब IBS के सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताए, लेकिन अब इसके रूट ऑफ कोज पे बात करी जाए, भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस वजह से होती है, इसका मेन रूट ऑफ कोज क्या है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें 2 चीज़ें होती है। सबसे बड़ी कि ये प्रॉब्लम अभी क्यों हो रही है, और सर वो तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, मास्टरबेशन, ओवर थिंकिंग, गलत खान पान, लाइफ स्टाइल गलत है या वेट वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता भी रखी है। लेकिन अगर इसके मेन पॉइंट पे बात करी जाए तो वो है हमारा नाभि। अगर नाभि एक बार आपका हटा और वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 साल तक, 1.5 साल तक अगर वो हटा हुआ रहा तो फिर प्रॉब्लम आपको बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जब तक फिर आपको वो नाभि सेंटर में नहीं आएगा तब तक एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी, भले ही आप चाहे कितना भी कुछ ले लीजिए। अभी इसी में एक बात और निकलती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा नाभि तो सेट है, फिर हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो इसकी होने की एक वजह और है। अगर आपका 2, 4, 5, 6 महीने, साल भर अगर आपका नाभि अपसेट है और अपसेट होने के बाद वो प्रॉपर आपका सेंटर में सेट नहीं है और फिर भी आपने खींचतान के उसको सेट कर लिया, हो गया, तो अब इसकी वजह जो प्रॉब्लम हुआ, लाइक भी आपके लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में हमारा जो बड़ी आंत होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसका बैलेंस इरिटेट हो जाता है। लाइक भी हमारी बड़ी आंत है वो इरिटेट हो जाती है, और जब उसका अनबैलेंस होगा तो 100% है कि प्रोबेबिलिटी की सब चीज़ें बिगड़ेगी, और वो बिगड़ी तो आपको गैस बनेगा, म्यूकस की प्रॉब्लम भी होगा। अगर आप नॉन वेज फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो भी खट्टी डकारी आएगी। अगर आप बाहर का पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं तो भी आपको खट्टी डकारी आएगी। देखो इसमें
सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ आपकी सही है तो फिर दूसरी चीज़ सही है। इसमें हमारा पेट का मूवमेंट ऐसा है कि अगर इसमें आपकी एक चीज़ बिगड़ी तो सब चीज़ें धीरे धीरे श्रृंखलावाइज बिगड़ती जाती है। लेकिन अगर आपका सेंटर में नाभि है, अगर आपका पेट अच्छे से साफ होता है तो ज़िंदगी में आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बस सोने का स्टाइल अच्छा रखिए, सुबह सुबह आधा घंटा प्राणायाम योगा स्ट्रेचिंग कीजिए और लाइफ स्टाइल को थोड़ा अच्छे से मेंटेन करिए, सब कुछ नॉर्मल है। और इसका इलाज भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। लाइफ स्टाइल को रूटीन में लाइए, अच्छा खाइए पिए। लाइक जैसे हम 3 महीने का जो ट्रीटमेंट शुरू में बताते हैं उसमें घी, दूध, मीठा, खट्टे फल, नॉनवेज, बर्गर, एग, ये सब चीज़ें बंद करवाते हैं। और उसी के अगले 3 महीने में लाइक भी जो 6 मंथ का जो ट्रीटमेंट होता है, 3 महीने बाद जो अगले 3 महीने होते हैं उसमें फिर वही चीज़ें धीरे धीरे हम वो ऐड करवाते हुए चलते हैं, जिससे आपका एक रूटीन बन जाता है। लेकिन उससे पहले आपकी नाभि सेट करी जाती है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको लगभग सब चीज़ें समझाई है कि आईबीएस क्या है, होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या है, बीमारी की मेन रूट ऑफ कोज क्या है और उसमें प्रॉब्लम कैसे कैसे क्रिएट होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है और शायद मैं उम्मीद विश्वास करता हूँ कि आपके वो दिमाग के जितने भी थॉट्स हैं लगभग शायद क्लियर हो गए होंगे। अब जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में वो वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाई, तो मे भी पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्दी आप बाहर निकल पाएंगे। फाइनली मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। फाइनली आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।